चलिए बच्चों, सो अब यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एक इंपॉर्टेंट, एक मोस्ट वाइटल जोन में एंटर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी गुड। तो सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन आता है ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सेकंड हो जाएगा वेक्टोरियल फॉर्म, अगला हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल और पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट यूलेरियन एंड लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन से। देखेंगे उसको हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि ज्योमेट्रिकली वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप जल्दी से हेडिंग ये नोट करें, इस तरह से ये भी नोट करें, बिकॉज मैं इसे हटा देता हूं और फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है, सो देखिए यहां पे हम सबसे पहले किसके साथ स्टार्ट करेंगे, यहां पे नोट करेंगे ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन। चलिए देखिए अब क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है बेटा, आप एक काम करेंगे, इफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा फाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया। अब आप क्या करोगे पता है, इसे सबसे पहले कन्वर्ट करोगे, कन्वर्टिंग इनटू पॉइंट। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना सिखाया था आपको, p ऑफ x, y कुछ इस तरह से कर दोगे। ठीक है, अब यहां पे ये जो होता है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, ये क्या कहलाता है, fx होता है। क्या होता है, fx ऑफ p। ये हमारे p का मतलब दैट मीन्स इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझिएगा क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आपने एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट, क्या बोल रहा हूं मैं सर, आफ्टर कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द पॉइंट, ठीक है, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, या फिर आप बोल दीजिए गॉसियन प्लेन। ठीक है, गॉसियन प्लेन, या फिर आप बोल सकते हैं आर्गन प्लेन। ठीक है, आर्गन प्लेन क्या होता है हम ऑलरेडी जानते हैं, इसे इज कॉल्ड या इज नोन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे बेटा, भाई पॉइंट बना कहां से होगा, जो पॉइंट है वो जो बना है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर से बना है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर से जब हमने एक पॉइंट को बनाया और उस पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वही हमारा जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। और उसके साथ वहां पे कुछ हमें बेसिक इंफॉर्मेशन भी मिलती है जो भी मैं आपके सामने आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो जरा देखिएगा कि क्या होगा बच्चों, यह आपके पास एक प्लेन आ गया जिसे हम गॉसियन प्लेन कहते हैं या आर्गन प्लेन कहते हैं। ठीक है, जो y एक्सिस होता है वो आप सभी जानते हैं क्या होता है, बताओ जल्दी से, इमेजिनरी एक्सिस होता है, जानते हैं या नहीं जानते हैं, इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोलोगे, या फिर इसे बोल सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एक्सिस। सभी को क्लियर है, ये ओरिजिन होता है। यहां पे आप इसे क्या कहोगे, रियल एक्सिस, या फिर आप क्या कह दोगे, रियल पार्ट ऑफ z एक्सिस। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता है कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन के बारे में। अब आपने क्या किया, जब आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट में कन्वर्ट किया, अब इस पॉइंट को जब मैं यहां कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करता हूं, लेट्स से कि ये P पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब इस P पॉइंट P को मैं क्या करता हूं, ओरिजिन से कनेक्ट करता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहां से ये एंगल थीटा बनाती है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से मैं कुछ कर देता हूं। तो ये जो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हुआ इस पॉइंट का अलोंग विद दिस लाइन सेगमेंट एंड दिस एंगल इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पॉइंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो इतना तो समझ में आ गया सभी बच्चों को। यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि आप यहां पे देखेंगे कि जो लेंथ होती है इस लाइन सेगमेंट ओपी की, ठीक है, क्या बोलेंगे यहां पे, मैं यहां पे लिखते भी जाता हूं। ठीक है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी इज रिप्रेजेंटेड बाय या इज denoted by mod of z and which is given by क्या होता है, mod of z क्या हो जाएगा बेटा, मॉड्यूलस ऑफ z क्या हो जाएगा इसका,
रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ हो जाएगी वो एक्स हो जाएगी और यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ हो जाएगा वो वाई हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड आ जाएगा, ठीक है, या फिर इसे हम समटाइम्स क्या बोल सकते हैं, आर भी बोल सकते हैं। सभी को क्लियर है? यहां पे एक और पॉइंट जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब उसे आप ध्यान से सुनिएगा। यहां पे जो ये थीटा होता है इसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसे आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरह से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या फिर इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एएमपी ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो थीटा को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके आए, क्या क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। आप सभी समझते जा रहे हैं। अब सर इसे आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड क्या होता है क्या नहीं होता, उस पर भी हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। क्या होता है कि अगर आपसे कभी भी कहा जाता है एम्पलीट्यूड, तो उसका मतलब ये होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट में कन्वर्ट करोगे, फिर वो जो पॉइंट आया उसको ओरिजिन से कनेक्ट करोगे, तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना रोटेट हुआ, तो वो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन आता है उस अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। टर्मिनोलॉजी नाम दिया उसको, क्या नाम दिया, आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। सभी को क्लियर है? अब क्या होता है, देखो ये जो मैंने लाइन सेगमेंट बनाया इसको तो मैं ऐसे घुमा सकता हूं कितनी बार, देखिए ये एक वन टाइम रोटेशन है, फिर मैंने इसको वापस से घुमा के मैं यहां पे ला सकता हूं। तो देखिए ये कंप्लीट सबसे फर्स्ट टाइम में यहां से यहां आया, तो ये मेरा हो गया क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट थीटा। अब आप एक बात बताओ, यहां से अगर मैं इसको 360 डिग्री दैट मींस 2 पाई घुमा देता हूं, तो एक तो क्या हो गया थीटा, फिर अगला हो गया थीटा प्लस 2 पाई, बोलो हाँ या ना। फिर एक और बार इसको इस तरह से मैंने रोटेट कर दिया, तो थीटा प्लस कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, फिर थीटा प्लस 6 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि इसी पोजीशन पे मुझे जो आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड की वैल्यूज मिलेगी वो इनफाइनाइट मिल सकती है। तो यहां पे हम कहेंगे कि जो यूनिक वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड और थीटा, क्या कहेंगे यहां पे, यूनिक। आप इस तरह से नोट करेंगे, ठीक है, यहां पे इस तरह से नोट करेंगे यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वो किसके बीच में आ जाएगा, ठीक है, थीटा लाई करेगा यहां पे, दैट मीन्स आप क्या बोलेंगे, थीटा माइनस पाई और पाई के बीच में, तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। कभी भी अगर जो थीटा की वैल्यू है हमें माइनस पाई और पाई के बीच में ही दिखाना है, ठीक है। द यूनिक वैल्यू, वैसे तो वैल्यूज हमारे पास बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है, बट उनमें से हम क्या करते हैं, सबको कन्फाइंड कर देते हैं। यहां पे हम लेते हैं माइनस पाई से पाई के बीच की वैल्यू और उसे कहते हैं कि वो थीटा की क्या होगी, यूनिक वैल्यू होगी, जिसे हम एक नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आप अच्छे से नोट करते चले, बिल्कुल ध्यान से सारी बातों को समझते चले। तो आपने देखा यहां पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने दो नई बातें सीखी, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, ओरिजिन से कनेक्ट किया, तो जो लाइन सेगमेंट बनता है उसकी जो लेंथ होती है वो मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी, वो जो लाइन सेगमेंट जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है उसका फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उस अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड कहते हैं। आगे जाके हम इसे अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, अभी इसे अच्छे से नोट करिए इन सारी चीजों को। चलिए बच्चों, सो अभी आपको समझ में आया होगा, क्या समझ में आया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे और उसका इस तरह से रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऐड कर लीजिएगा। चलिए आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि जब एक बार एक कॉम्प्लेक्स नंबर का डायग्राम बन जाता है तो इस कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन या डायग्राम को हम कहते हैं आर्गन डायग्राम। क्या कहते हैं, आर्गन डायग्राम, ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं, आर्गन डायग्राम, ठीक है। सो आफ्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द आर्गन प्लेन, द जनरेटेड डायग्राम या प्लॉटेड डायग्राम इज कॉल्ड आर्गन डायग्राम, ठीक है। तो ये भी आप यहां पे नोट कर लीजिएगा एक पॉइंट बना के। चलिए आगे बढ़े। अब देखो यहां पे हमारे पास दो चीजें आई। सबसे पहली, जब भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो सबसे पहली बात आ जाएगी एक पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, जो कि मॉड्यूलस होती है, और मॉड्यूलस हमें उसका मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना आता है। दूसरी बात जो आती है, आर्ग्यूमेंट आता है या एम्पलीट्यूड आता है। आर्ग्यूमेंट का रिप्रेजेंटेशन आपने देखा इस तरह से होता है, एम्पलीट्यूड को, दोनों बात सेम है,
अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है, जो कि थीटा के इक्वल होता है। तो अब क्या होगा, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां 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 है, तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो आपका आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हम आर्ग्यूमेंट्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहां पे आप नोट करेंगे आर्ग्यूमेंट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ठीक है, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। तो सबसे पहला केस 1 देखिएगा, क्या होगा, यहां पे आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है, वेयर आप ये कहेंगे कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। सो व्हाट डज इट मीन, आपके x और y दोनों पॉजिटिव है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहां से हमने ये देख लिया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा तो सबसे पहले किस तरह से होगा, जरा देखिए, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, यहां पे आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, ठीक है, p x, y हो जाएगा। आपने इसको ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट को, और यहां पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आर्ग्यूमेंट की आप डेफिनेशन लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट दैट इज द एंगल मेड बाय अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सभी को क्लियर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है वो -π से π के बीच में होगी, जिसे हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने इसको थीटा बोल दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अभी थीटा ना बोल के मैं ये कहता हूं इन जनरल कि दिस लाइन सेगमेंट मेक्स एन एंगल अल्फा, क्या बनाता है, ये अल्फा एंगल बनाता है। कौन से, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां से लेके यहां तक ये एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगर आप क्या अप्लाई करते हो, टेन अल्फा निकालते हो, ठीक है। आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं कि जो एक्यूट एंगल होता है टेन, उस पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। टेन 90 डिग्री, टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो यहां पे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, इसको नाम दे देते हैं OPM, ठीक है, इन ट्राइंगल OPM। टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, y बाय x कैसे होगा बच्चों, जरा ध्यान से देखो, ये y और ये x, और ये y और कहां से आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y से, ठीक है। यहां से आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखिए, अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स, यहां पे इसे मॉड में लेना है y बाई x, ठीक है। जरा कैसे समझिएगा, टेन जो है अल्फा यहां पे क्या है, एक्यूट। इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, इस ट्राइंगल की अभी मुझे पता नहीं है, समझिएगा, अभी मुझे ये पता नहीं है कि ये ट्राइंगल का ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, मैं तो सिर्फ इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है अल्फा, वो एक्यूट एंगल है, तो दैट मींस कि एंगल क्या होना चाहिए, एक्यूट, तो उस पे टेन अल्फा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा एक्यूट एंगल लाने के लिए टेन इनवर्स, यहाँ पे हम मोड यूज करते हैं ताकि अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आए तो पॉजिटिव हो जाए, जिससे कि हमें एंगल जो है वो एक्यूट मिले। सभी को क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जब आप ट्रिगो पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। बट आप सभी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें इसे मॉड में लेना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अल्फा आ गया। अब यहाँ पे हियर आर्ग्यूमेंट ऑफ z, या फिर मैं एम्पलीट्यूड ऑफ z की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इस केस में आप देखेंगे व्हेन योर कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइंग इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप देखेंगे कि जो अल्फा है वही आपका क्या हो जाएगा, अल्फा वही हो जाएगा आपका थीटा। समझ में आ गई। तो आप यहां पे बोल सकते हैं एज z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो देयरफॉर यहां पे जो थीटा हो जाएगा वो अल्फा हो जाएगा, ठीक है। थीटा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन ही क्या है, एंगल मेड बाय अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अच्छा, जिन बच्चों को ये पता नहीं है कि जब अगर आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट है और अगर आपकी
एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओपन कर रहे हो इस तरह से, तो ये जो एंगल होता है वो पॉजिटिव एंगल लेते हैं हम, ठीक है, थीटा जो हो जाएगा वो पॉजिटिव। अगर आप इसको क्लॉकवाइज सेंस में ओपन कर रहे हो थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल होगा, ठीक है। तो ट्रिगो में आप ये सीखते हो बहुत अच्छे से, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे बेटा लोग, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, आप ये नोट करते जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू अल्फा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, ये भी समझ में आ गया। और यहाँ पे अगर आप बोल सकते हो और आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x, ये भी बोल सकते हो। या फिर आप क्या बोल सकते हो, जल्दी से मुझे बता दो, आप मुझे बताओ, यहाँ पे आप बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ पे भाई को बोल सकता हूँ मैं इमेजनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। सभी को क्लियर है, ठीक है। सर इसका यूज क्या होगा, क्या करना है, वो सब आगे जाके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, या थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में। सपोज करो यहाँ पे z इक्वल्स टू मैं दे देता हूँ 1 + 2 आयोटा। जल्दी से बताओ x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1 और y की वैल्यू कितनी हो गई 2। देखो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, दैट मीन्स कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मैं ये कहता हूँ कि इसका आर्गुमेंट निकालो या एम्पलीट्यूड निकालो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा जो आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड होगा वो इस फॉर्मूले से मुझे निकालना है, कुछ इस तरह से आने वाला है। तो यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या आ गया 2 और रियल पार्ट कितना आ गया 1, तो यहाँ पे आप जाओगे सीधा सीधा 2/1 कर दोगे, तो आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट आया वो आ गया tan इनवर्स 2/1, दैट मीन tan इनवर्स 2, ठीक है। इसका आर्गुमेंट आप बोल सकते हो आर्गुमेंट ऑफ z या थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2, ये आंसर आ गया। सभी को क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई बेटा कौन से क्वाड्रेंट की बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सभी को क्लियर है, आप इसे अच्छे से नोट करें। फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जाते हैं, सेकंड केस के लिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा इफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइंग इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड किस तरह से निकालते हैं वो हमने सीखा फॉर्मूला, बस वो लास्ट में जो फॉर्मूला देखा था उससे आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो क्या होता है। अच्छा, अभी हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं आप बड़े पेशेंस के साथ समझते चलो, जो भी चीज समझ में नहीं आती है आप बिल्कुल फ्री हैं, कभी भी किसी भी टाइम हमसे आपसे डाउट पूछा जा सकता है हमसे, ठीक है, आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y दे दिया, अगर मैं यहां पे कहता हूं कि x लेस देन 0 है और y पॉजिटिव है, y स्टिल पॉजिटिव, देन दैट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, बोलो हाँ या ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। चलो आइए, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक फिगर प्लॉट करते हैं, ये डायग्राम बना दे कुछ इस तरह से। चलो अच्छी बात है, ये ओरिजिन हो गया, ये x हो गया, यहाँ पे ये -x बोल देते हैं, ये y बोल देते हैं, नेगेटिव रियल एक्सिस हो गया। अब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये रहा p x, y, बहुत अच्छी बात है। आपने इसे ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया, चलो ये भी बहुत अच्छा काम किया आपने, यहाँ से इसे प्लॉट कर दिया। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम ये ओ पी और इसको नाम दे देते हैं एम, क्लियर। अभी यहाँ पे जो ये x है, दैट मीन्स कि अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं लेंथ देखूँ तो वो क्या हो जाएगा, मेरा x हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ देखूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और हमने कहा कि ये जो है एंगल कितना बनाती है, अल्फा बनाती है, मतलब ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलरली, इस ट्रायंगल में इस एक्सिस से जो एंगल है वो कितना है, अल्फा। सभी को क्लियर है, ठीक है, ये हमने ले लिया अल्फा। सभी को क्लियर है, चलो बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, क्या होगा कि आपके आर्गुमेंट की जो डेफिनेशन है वो ये है, एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, दैट मीन्स कि ये जो होगा वो हमारा थीटा और आर्गुमेंट हो जाएगा। सभी को क्लियर है, ठीक है। तो अब हम इसे निकालेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसे हम क्या कह देते हैं, इतना x कह देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप बोलेंगे इन ट्राइंगल ओ पी एम, आप यहाँ बोलेंगे tan अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी आपके पास क्या है, x नेगेटिव है, x क्या है, नेगेटिव, x क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे x के प्लेस में मोड नहीं लगाता हूँ, नेगेटिव रखता हूँ, तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और नेगेटिव आ जाएगी, उससे क्या होगा कि आपका जो tan अल्फा आना चाहिए वो तो पॉजिटिव आना चाहिए। पूछो क्यों, देखो इसके लिए, ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल में जो अल्फा है वो एक्यूट एंगल है।
मतलब लेस देन 90 है, तो 90 से लेस देन में जो 10 होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और वहाँ पे वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर अल्फा 90 से कम है तो आपका 10 अल्फा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे, जिससे कि हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो सर, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आ जाएगी, 10 इनवर्स y बाई एक्स, या फिर आप और भी कुछ कह सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। देखिए आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा तो अल्फा की भी यही वैल्यू आ रही थी, आपने सेकंड क्वाड्रेंट में देखा तो भी अल्फा की यही वैल्यू आ रही है। अब अगर मैं बात करता हूँ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z फॉर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आर्ग्यूमेंट फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोले या एम्पलीट्यूड ऑफ z बोले, ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा बेटा क्या होगा, वो हमारा थीटा होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ z तो हमारा थीटा ही होता है, ठीक है। अब वो यहाँ पे किसके इक्वल होगा, ध्यान से समझो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गया, दैट मीन्स कि हमारा पाई हो गया, बोलो हाँ या ना। यहाँ से हमारा ये यहाँ तक पाई है, पाई में से अगर मैं अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बचेगा, मेरे पास इतना एंगल बचेगा, सही है सुनो। टोटल पाई में से अगर मैं अल्फा माइनस कर दूँ सो आई विल गेट थीटाज वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उस टाइम पे आप कहेंगे कि उसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो पाई माइनस अल्फा होता है। सभी को समझ में आया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू अल्फा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। तो चलिए यहां से आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, 10 इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। ये इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर मैं यहाँ पे देता z इक्वल्स टू -1 प्लस 2 आयोटा, बोलो हाँ या ना, तो यहाँ पे आपके पास इमेजनरी पार्ट कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, ठीक है, और रियल पार्ट कितना आ गया आपके पास, z का -1 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है, 10 इनवर्स इमेजनरी पार्ट 2 अपॉन ये कितना आ जाता है -1, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाती है, 10 इनवर्स ऑफ 2। देखिए 2 बाई -1 -2 मॉड के अंदर है तो 2 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा आ गया। अब यहाँ पे चूंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 10 इनवर्स 2। क्लियर है, सभी को समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट निकाले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को बैक करके आप इस एग्जांपल को भी नोट कर लीजिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब हम जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के टुवर्ड्स, ठीक है। तो पहले इसे नोट करो अच्छे से। ओके बच्चों, सो अभी हम यहाँ पे केस नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले जो हमने देखा था सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, वो केस नंबर 2 था, आप नोट करिएगा अच्छे से। अभी देखो थर्ड केस में क्या होगा, x तो नेगेटिव है, y भी नेगेटिव हो गया। इफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, x इज लेस देन 0, y भी क्या हो गया, लेस देन 0। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट तीसरे क्वाड्रेंट में आ चुका है। चलिए आइए इसके लिए हम थोड़ा सा डायग्राम बना के देखते हैं। ये यहाँ पे आपका z आ गया, x, y। आपने क्या करा, बड़े ही ईमानदारी से इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ओरिजिन से, है ना, और यहाँ से इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने कहा कि ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है OPM, इस ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल है वो मेरा अल्फा एंगल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बहुत अच्छी बात। ये आपका क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा, ये माइनस y एक्सिस हो जाएगा, ये x एक्सिस है और ये नेगेटिव रियल एक्सिस है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब क्या बोलोगे, इन ट्राइंगल OPM, इन ट्राइंगल OPM tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका फिर से वही आने वाला, tan अल्फा इक्वल्स टू y मॉड ऑफ y बाई एक्स, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई एक्स आ जाएगा। और यहाँ से फिर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। तो दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी अल्फा की वैल्यू क्या आई, tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। सेकंड क्वाड्रेंट में भी जब हमें अल्फा की नीड थी तो वहां पे भी अल्फा का वैल्यू क्या था, tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z मॉड के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट में भी अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर ये बदल जाएगा, ठीक है। क्या बताया था कि जो आर्ग्यूमेंट होता है डेट शुड बी बिटवीन -π एंड पाई, पाई और -π से पाई के बीच में होना चाहिए। क्लियर है, -π भी हो सकता है, पाई भी होगा।
बट उनके बीच में होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। बट अब जरा देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन के ये कहती है कि अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर आप यहां से यहां तक देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आर्गुमेंट होगा। बट क्या होता है कि हम एक काम करते हैं, यहां से यहां तक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आए तो देखिए ये वाला जो एंगल आएगा वो तो पाई से ज्यादा आ गया, एक्सीड कर गया, तो अब हम इस टाइम पे ये वाले एंगल को कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको बस रोटेशन को चेंज कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज ले लेंगे, तो ये जो आएगा अब ये हो जाएगा हमारा थीटा। सभी को क्लियर है? तो अब जब हमने रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज किया तो बस साइन का चेंज होता है, तो ये जो एंगल आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे जो थीटा आएगा वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए यहां से लेके यहां तक कितना एंगल होता है, पाई, पाई में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, अल्फा, तो इतना एंगल बचेगा। क्योंकि आप कौन से क्लॉकवाइज सेंस में डील कर रहे हो तो इसीलिए हम यहां पे एक माइनस का इंट्रोड्यूस कर देंगे और कहेंगे पाई माइनस अल्फा। बच्चों कुछ भी नहीं करा मैंने, बहुत आसान चीज है। अगर आप क्या जा रहे हो, यहां पे क्लॉकवाइज जा रहे हो तो ये जो थीटा होगा वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव एंगल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये जो थीटा आएगा वो आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है तो थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ पे आप थीटा डिग्री बता दोगे माइनस 30 डिग्री। ठीक है, ये इतनी सी बात है। बोलो हाँ या ना, समझ में आया सभी को? ठीक है, तो बस बात वही है। तो अब हमारे लिए जो आर्ग्यूमेंट होगा वो ये हो जाएगा, तो टोटल पाई माइनस अल्फा, तो आ जाएगा पाई माइनस अल्फा, बट चूंकि हम क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं तो इसीलिए एक माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलो जल्दी से बता दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या आता है, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। सभी को ध्यान रहेगा। चलिए इसकी वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पे, आप इस तरह से भी बोल सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू माइनस, यहां पे आ जाएगा आपके पास पाई माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, ये इस तरह से ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट आ चुका है। आपको अगर ये याद नहीं रखना है तो मत रखो, इतना सा याद रखो, अल्फा की वैल्यू इससे निकाल लो, यहां पे रख दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट केस के लिए हम बढ़ते हैं, एंड आई थिंक कि नेक्स्ट केस आप बिना मेरी मदद के भी कर सकते हो, बट पहले इसे नोट करो अच्छे से। ओके बच्चों, सो अभी हम यहाँ पे फोर्थ केस की बात करेंगे। अच्छा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उन्हें भी डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप सबको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए मुझे बताओ, आर्गुमेंट क्या होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे तो उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उस एंगल को, उस थीटा की वैल्यू को बोलेंगे आर्गुमेंट। क्लियर है? ठीक है, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हुई, 180 से कम होना चाहिए तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर 180 को क्रॉस किया तो फिर हमारे रोटेशन के जो सेंस है उसको चेंज कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज आने की बजाय क्लॉकवाइज आने लग जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे जो एंगल आएगा, जो थीटा की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, बस इतना ध्यान रखिएगा। फर्स्ट केस थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए तो आपने देखा। अब यहाँ पे हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए डील करते हैं, तो कैसे होगा जरा देखो। इफ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, x यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन y क्या होगा, नेगेटिव, तो आप क्या बोलोगे, ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? आ जाओ जल्दी से। अब यहाँ पे हम इसके लिए चलो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर p x, y आ गया है। ठीक है, अब आपने इस p को इस ओरिजिन से कनेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे वापस से हम वही ट्राइंगल बनाएंगे और बोला कि ये एंगल अल्फा है, ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया, ये OPM बोल दिया, ट्राइंगल OPM, tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन ये आ जाएगा। ठीक है, मोड लेना पड़ेगा, समझा चुका हूँ क्यों लेना है, अल्फा tan इनवर्स ऑफ मोड ऑफ y बाई एक्स आ जाएगा, अगेन अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, सेकंड क्वाड्रेंट हो, थर्ड क्वाड्रेंट हो या फोर्थ क्वाड्रेंट हो, सभी में अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z होगी। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए क्या सिखाया था, जरा ध्यान से समझो, बस कंसेप्ट इतना सही है। ये जो लाइन सेगमेंट है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मैं यहां से रोटेशन देखूंगा तो देखो ये एंगल ये आ जाएगा,
जो कि कितना 180 से बहुत ज़्यादा आ गया। तो अब हम इसे अभी आर्गुमेंट नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, हमारे रोटेशन के सेंस को चेंज कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज की बजाय हम क्लॉकवाइज ले लेंगे। तो ये देखो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है ना बेटा, ये यहाँ से ये क्लॉकवाइज सेंस में इस लाइन तक आ गए हम, लाइन सेगमेंट तक। तो ये जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा, थीटा। तो देखिए थीटा किसके बराबर हो गया, अल्फा के बराबर। बट यहाँ पे आप क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हो तो जो भी एंगल आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो आर्गुमेंट आएगा वो माइनस अल्फा हो जाएगा। सभी को क्लियर है? तो आपके पास आर्गुमेंट ऑफ जेड इस केस में क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड बोले या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोले, ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से नोट करते जाइए, जल्दी जल्दी चलो नोट करो इसे भी। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपसे एक टेबल बनाने को बोलता हूँ, जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे बोलता हूँ आर्गुमेंट, सबसे पहले बोलता हूँ क्वाड्रेंट, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, ठीक है, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट है तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट है तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस अल्फा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो क्या बोलोगे, थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा। बस ये इतनी सी टेबल आपको याद रखना है, ज़्यादा कष्ट नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, सिर्फ एक छोटा सा कष्ट दूंगा और आपको ये याद रखना है टेबल, ठीक है। अल्फा की वैल्यू इन सभी केसेस में क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है। तो अच्छे से इसे भी नोट करें और इसे ही आपको इन फ्यूचर ध्यान रखना है, इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, सो अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं वो है वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो आप नोट करेंगे वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमें देखना है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया, तो सबसे पहले आप उसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे और लेट से कि ये पॉइंट हमारा पी ऑफ एक्स कोमा वाई है, ठीक है, या पी ऑफ जेड बोल सकते हो। आर यू ओके विथ इट? अब मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले इस पी पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट किया कुछ इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से सीधी सरल रेखा में इसको कनेक्ट कर दो। ये यहाँ पे शिफ्ट कर देते पॉइंट पी हम, ठीक है, ये इस तरह से। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो लाइन है, वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आप किस तरह से बताते हो, कुछ इस तरह से बताते हो। यहाँ पे हम ये वेक्टर फॉर्म में बना देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका हेड और ये हो गई हमारा इसका टेल। सभी को समझ में आया? दैट मीन्स कि वो लाइन, वो वेक्टर जो ओरिजिन और उस पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, वो उस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर होता है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, और वो पॉइंट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एक पॉइंट में कन्वर्जन करके फिर प्लॉट करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। क्लियर है? अब क्या होगा, देखो यहां पे एक पॉइंट को एक वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वेक्टर का क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और उसकी डायरेक्शन होती है। तो यहां का मैग्नीट्यूड, दैट मींस कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इसीलिए यहां से लेके यहां तक का क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड, या फिर हम इसको आर बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालोगे तो वो मॉड क्या होगा, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को बताता है या फिर उस वेक्टर की लेंथ को बताता है। क्लियर है? अब यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन जो है इस लाइन का, देखो अब तो मैग्नीट्यूड तो बता दिया, जो डायरेक्शन की बात आती है, अगर देखो ये वाली डायरेक्शन होगी तो एंगल कुछ और होगा, थोड़ा सा एंगल बदला तो डायरेक्शन चेंज हो गई, थोड़ा सा और एंगल बदला तो डायरेक्शन और चेंज हो गई। तो दैट मीन्स कि जो एंगल है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये डिसाइड करता है पर्टिकुलर इस वेक्टर के डायरेक्शन को। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जो थीटा है दैट इज दी अमाउंट ऑफ रोटेशन, और इसी को हम आगे जाके बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। सभी को समझ में आया? थीटा इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि आप नोट कर लीजिए, जो मैग्नीट्यूड होगा वो किससे निकलेगा, मॉड ऑफ जेड से, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं डायरेक्शन होगी इसकी, वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू थीटा। तो ये सिंपली एक कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, जहां पे उस पॉइंट को हम ओरिजिन से एक वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी लेंथ मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट की जाती है और उसकी डायरेक्शन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट से रिप्रेजेंट की जाती है। सभी को समझ में आया?
आप इसे नोट करें। अच्छा, इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आते नहीं है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनहांसिंग आवर नॉलेज, उस पर्पस से हमें इसे समझना होता है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी हमारा जो नेक्स्ट रहेगा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, या फिर आप क्या बोल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों, अब देखो थोड़ा ध्यान से आप यहां समझना। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए कि पोलर वर्ड का मतलब क्या होता है यहां पे, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, इसे हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं हमारे अकॉर्डिंग। देखिएगा क्या होता है, सबसे पहले होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और यहां पे हो जाएगा आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब क्या होगा, ये जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसे हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये हो जाएगा आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y, z, दैट मींस कि सारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो लीनियर डायमेंशन होते हैं, ठीक है, कोई भी एंगल वगैरह यहाँ पे नहीं होता है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट मींस कि जरा देखिए, अगर ये कोई सिलेंडर है, बनता कैसे है, सबसे पहले हमने क्या किया सर, एक फिक्स पॉइंट लिया, वहां से हमने क्या करा सर, एक फिक्स रेडियस ले ली, ठीक है। अब आपने क्या करा कि इसको रोटेट किया, देखो एक फिक्स पॉइंट से एक रेडियस ले ली, मतलब आर ले लिया। फिर दूसरा काम क्या करोगे, अगर आपको सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करने का बोला जाए, आपको अगर एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करने का बोला जाए तो जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करोगे, एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस लोगे। अब आपने क्या करा कि इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो जैसे ही रोटेशन आया दैट मींस कि एंगल आ चुका है यहाँ पे, सेकंड जो एंटिटी है वो हमारे पास क्या आ गई, एंगल। अब आपके पास देखेंगे कि जैसे आपने इसको रोटेट किया तो हमारे पास एक नीचे रिंग जनरेट हो गई है, एक सरफेस जनरेट हो गई है, सर्कुलर या सर्कल बन चुका है। अब आप उसको क्या करोगे, तीसरी प्रोसेस होगी कि उसको पकड़ के थर्ड डायमेंशन, अपर डायमेंशन या डाउनवर्ड में क्या करो, एक्सट्रूड कर दो, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपके पास सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जनरेट हो जाएगा। तो यहां पे तीन चीजें आ गई, सबसे पहला क्या आया, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है r, θ, h, सभी को क्लियर है। अगर आपको यहां पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखना है तो देखिए, अगर मैं एक बॉल बनाना चाहता हूं, बॉल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उसे मैं उस पॉइंट को कार्टेशियन में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, सिलेंड्रिकल में भी कर सकता हूं और स्फेरिकल में भी कर सकता हूं। बट अगर बॉल कंस्ट्रक्ट करना हो तो किस तरह से होगी, देखिए सबसे पहले क्या होगी कि एक फिक्स पॉइंट होगा जो कि सेंटर ऑफ बॉल होता है, वहां से एक फिक्स रेडियस ले ली, उसको आपने क्या करा 360 डिग्री से ऐसे रोटेट कर दिया, तो देखो एक रिंग बन गई। अब आप उसको फिर से ऐसे रोटेट कर दो तो आप देखोगे कि क्या हो जाएगा, आपका ये जो रिंग बनी है इसको ऐसे पकड़ के रोटेट कर दो डायमीटर से, तो आप देखोगे कि आपके पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जनरेट हो जाएगा। क्लियर है। तो वहां पे क्या हुआ कि पहले एक फिक्स रेडियस है, दूसरा एंगल आया, तीसरा भी एंगल आया। तो यहां पे क्या हो जाता है, अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखेंगे r, θ, φ, तो देखिए अगर पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो वहां पे रेडियस और एंगल का कंसेप्ट आ जाता है, जबकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना तो एंगल होता है ना कोई सच रेडियस होती है, वहां पे सिंपली लीनियर डायमेंशंस होती है। चले आगे। अब देखिए मैं यहां पे ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमें पोलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखना है। दूसरा, कार्टेशियन को आप पोलर में कन्वर्ट कर सकते हो और पोलर को आप किस में, कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ये एक रूम है, ठीक है, यहां से इस तरह से रूम है, मुझे यहां पे आना है, तो देखिए मैं एक कॉर्नर को एज ए ओरिजिन ले लूंगा, तो मैं किस तरह से आ सकता हूं, मैं एक्स एक्सिस में चला, देखिए ये कुछ इस तरह से आप समझने की कोशिश करें, ये यहां पे आपके पास ये कुछ इस तरह से, ये आपके पास एक रूम का एक कॉर्नर है, इसको ओरिजिन ले लिया हमने, ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट तक मुझे ट्रेवल करना है, तो मैं क्या करता हूं, एक्स में कुछ डिस्टेंस चला, फिर उसके बाद y में कुछ चलता हूं, यहां से ऐसे अपवर्ड लीनियर डायमेंशन चला। अब देखो z थर्ड में यहां पे आना है ना, तो कुछ इस तरह से यहां पे इस तरह से चल जाऊंगा। देखिए क्या करा मैंने, अगर यहां पे आना है तो ये इतनी डायमेंशन चला ऐसे, फिर उसके बाद y में चलूंगा और फिर उसके बाद क्या करूंगा, देखिए यहां पे ऐसे चला, फिर ये y में चला और फिर इस तरह से आ जाऊंगा आगे। समझ में आया। तो तीनों डायमेंशन क्या थी, लीनियर थी। बट अब मैं अगर पोलर में चाहता हूं तो जरा देखिएगा कैसे,
एक्स में मैं क्या चला, एक लेंथ आ गया, फिर मैं यहां से रोटेट कर देता हूं, देखो किस तरह से, ऐसे एक सर्टेन अमाउंट एंगल से रोटेशन ला देता हूं, तो ये देखो एंगल आ गया। अब यहां से मैं खड़े खड़े ऐसे ऊपर आ जाता हूं। तो क्या होता है ना कि जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, वहां पे आपको बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूं इन सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। बट अभी पोलर का मतलब क्या हो गया कि हमें एक रेडियस और एक एंगल या एक रेडियस से दो एंगल से खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसे नोट करिएगा, वीडियो पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए पोलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो सबसे पहले मैं ऐसा कहता हूं कि अगर मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है, सभी को क्लियर है। इसको ये एफ एक्स है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करता हूं, पी एक्स कोमा वाई आ गया, ये पी एक्स कोमा वाई आ गया, सभी को क्लियर है, ठीक है। जरा समझिएगा ध्यान से, इसको मैंने ओरिजिन से कुछ इस तरह से कनेक्ट किया, तो ये कितना आ गया, मॉड ऑफ जेड आ गया, और ये हो जाएगा आपका वाई, और अच्छा इसको हम आर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ये हो जाएगा एक्स, और यहां से लेके यहां तक का एंगल हम बोल देते हैं कि थीटा है। क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से समझिएगा, आपने क्या कहा कि हो गया बेटा इस तरह से, इन ट्राइंगल ओपीएम, इन ट्राइंगल ओपीएम, आप बताएं मुझे साइन थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ साइन थीटा क्या हो जाएगा। साइन थीटा आपके पास यहां पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मींस कि y बाय आर, बोलो हाँ या ना। और यहां से आप y की वैल्यू निकाल के बता सकते हो, y की वैल्यू आ जाएगी r साइन थीटा। क्लियर है, ये y की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसी तरह से इन ट्राइंगल ओपीएम में बात करूं, कोस थीटा निकालता हूं, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आप सभी को पता है ना जो एंगल होता है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और वो जिसपे दो एंगल होते हैं, एक 90 डिग्री और एक्यूट एंगल, उसको हम क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, x बाई आर हो जाएगा, और यहाँ से जो x आएगा क्या आ जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा। देखो ये कुछ इस तरह से बात हो गई। तो अब देखिए आपके पास क्या हुआ, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में सॉरी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो x था और ये y था, ये जो रिप्रेजेंटेशन था आपका, ये जो रिप्रेजेंटेशन था आपका वो था कार्टेशियन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मैं क्या करता हूं, z इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या आई, r cos थीटा, तो x के प्लेस पे रख देता हूं r cos थीटा, प्लस यहां पे y के प्लेस पे क्या रख देता हूं, r sin थीटा, तो आयोटा r sin थीटा। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा, आपने क्या कर दिया, यहां पे z इक्वल्स टू r कॉमन निकाला, यहां पे हो गया cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो बेटा ये जो आया है, ये जो आया है, ये फॉर्म जो आया है, जहां पे r क्या है, मॉड्यूलस है और कॉम्प्लेक्स नंबर का, और थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है। सभी को समझ में आया, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाएगा और बोला जाता है कि उसका पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन निकालो, तो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन दैट मींस r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये पोलर फॉर्म कहलाता है। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसका क्या निकालेंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे, जिससे हमें r की वैल्यू मिलेगी, वो यहां रख देंगे। फिर उसके बाद इससे हम क्या निकालेंगे, उसका आर्गुमेंट थीटा निकालेंगे, और थीटा की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस उसको रख के छोड़ देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। सभी को क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे कंक्लूजन ये निकलता है, कंक्लूजन कुछ इस तरह से ये निकलता है कि आपके पास z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। बेटा ध्यान रखना, इसे हम पोलर फॉर्म कहते हैं, इसे हम पोलर फॉर्म कहते हैं। और पोलर फॉर्म निकालने के लिए मुझे r चाहिए, जो कि क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ z होता है, दैट मीन्स मॉड ऑफ z होता है, और जो थीटा होता है वो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z। ये दो चीजें आ जाएगी, उन दोनों को इसके अंदर रख दोगे तो आपका पोलर फॉर्म आ जाएगा इसका। सभी को क्लियर है, इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जहां पे हमें साइन और कोस को रखना होता है। क्लियर है, सभी को समझ में आया, वेरी गुड। यहां पे हमने कुछ भी नहीं किया, बस x को पोलर फॉर्म दैट मीन्स r और थीटा में कन्वर्ट कर दिया, y को भी हमने पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दिया, दैट मींस कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। सभी को क्लियर है। तो देखिए अगर इसी पॉइंट की मैं बात करता, तो ये जो इसी पॉइंट के ये रिप्रेजेंटेशन है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये कार्टेशियन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख देता हूं r cos थीटा और r sin थीटा, तो बेटा ये जो है इसी पॉइंट का ये कार्टेशियन फॉर्म है और इसी पॉइंट का ये पोलर फॉर्म कोऑर्डिनेट्स है। सभी को समझ में आया, दोनों को सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया, अच्छे से इसे नोट करो।
ओके बच्चों, सो अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से सीखने वाले हैं कि आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ हम उससे पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 प्लस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया। अब आप जल्दी बच्चे मुझे बताएंगे जल्दी से कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कैसे, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, दैट मींस कि यहाँ पे इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब जल्दी से मुझे बताओ कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू अल्फा होता है। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये मॉड ऑफ z कितना आ गया, √2 आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताओ tan अल्फा, या फिर अगर डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं सिंस, क्या बोलूंगा, z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और यहां पे अगर आपको अल्फा निकालने का बोला जाता है तो tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, बोलो हाँ या ना। अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट कितना है आपका 1 है, रियल पार्ट भी कितना है 1 है। बहुत बढ़िया, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा 1। अल्फा इक्वल्स टू क्या कह देंगे, tan इनवर्स, और 1 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, tan π/4, क्योंकि tan 45 कितना होता है 1 होता है, और tan π/4 कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे ये इनवर्स और ये इसकी प्रिंसिपल रेंज में आता है। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास π/4 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। तो देखिए अल्फा π/4 आ गया, दैट मीन्स कि आपके पास थीटा इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, π/4। आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, π/4। क्लियर है। अब मुझे बताइए z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन था। इसका पोलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस तरह से होता है बेटा लोग। ठीक है, तो अब आप देखिए पोलर फॉर्म लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो आर्गुमेंट, सॉरी मॉड्यूलस चाहिए r, और आर्गुमेंट चाहिए था। तो देखिए मॉड्यूलस भी आपने निकाल के रखा हुआ है और आर्गुमेंट भी आपने निकाल के रखा हुआ है π/4। तो यहाँ पे रख देंगे z इक्वल्स टू r कितना आ गया, √2, और यहाँ पे रख दोगे cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस ये हमारा पोलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा आंसर है। सभी को क्लियर है। तो ये था कार्टेशियन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये हमारा पोलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन आया। इससे आपने आर्गुमेंट निकालना सीखा, आपने इससे मॉड्यूलस निकालना सीखा। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे सीखा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, कुछ नए टॉपिक को, लॉगरिथमिक और यूलेरियन को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम मिक्स प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो पहले इसे नोट करो। ओके, सो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे आप देखिएगा कुछ अच्छी बातें सिखाने वाला हूँ आप सभी को, मज़ा आने वाला है। ठीक है, अभी तक आप जितना भी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से उसे समझें। कहीं पे भी डाउट आता है तो अगेन आई एम टेलिंग कि उसे सेंड करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, बिना किसी हेजिटेशन के कॉल करें और हमसे उस चीज़ को क्लियर करें। ठीक है, और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है और नोट डाउन करना है। अभी यहाँ पे कुछ हम अच्छी बातें करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि e⁻x, ठीक है, इसका एक एक्सपांशन होता है, इसकी एक सीरीज होती है, और जब सही समय आएगा सही चैप्टर में ये आपको सिखाया जाएगा। बट अभी हाल फिलहाल के लिए आपको याद भी नहीं करना है और इतना माइंड भी नहीं करना है, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, e⁻x के एक्सपांशन की एक सीरीज होती है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेस डेस डेस, ऐसे चलते जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स देख के डर रहे हैं कि सर ये फैक्टोरियल क्या होता है, तो मैं उन्हें बता दूं, फैक्टोरियल ए से फैक्टोरियल n फैक्टोरियल या फिर n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल। इसका मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको समझाता हूं कि n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करो फैक्टोरियल 5 लिखा, n की जगह पे कितना आ गया 5, तो इसका मतलब ये है कि 5 से लेके मुझे 1 तक के सारे नेचुरल नंबर का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ठीक है, 3 2 1 तो फैक्टोरियल n कह रहा हूं मैं, इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्या है, प्रोडक्ट है। सभी को क्लियर है। ठीक है, तो ये तो फैक्टोरियल के बारे में आपने जान लिया। तो ये e⁻x की सीरीज हो गई। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे sin x की सीरीज लिखता तो क्या होता बेटा, देखो 1 ऑड होती है, साइन ऑड होता है, तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस डेस 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 चलता जाता है। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखना है, साइन एक ऑड फंक्शन होता है जो कि फंक्शन में आपको बताया जाता है। पावर यहाँ पे ऑड है तो सारी पावर्स ऑड आएगी, 1 3 5 7, और जो भी पावर आएगी उतना फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा और अल्टरनेट प्लस माइनस आता जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे cos x की बात करता,
तो cos x एक इवन फंक्शन होता है, तो x की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डेज 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 चलता जाएगा। ये इस तरह से कुछ होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब बेटा एक बात मैं समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या समझना है? देखिए, अगर यहाँ पे x है तो इन सभी की जगह पे क्या आया? x आया। अगर यहाँ पे मैं आयोटा x बोलता, किस तरह से? कुछ इस तरह से, e टू दी पावर आयोटा x, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाता, 1 प्लस x के प्लेस पे आता आयोटा x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे आयोटा x का होल स्क्वायर है, क्या होता? आयोटा x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे क्या होता? आयोटा x का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ये चलते जाता। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे आयोटा x तो 1 प्लस आयोटा x अपॉन 1 फैक्टोरियल, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? ये -1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? साइन एक्स है। अगर मैं इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे? आयोटा साइन एक्स से, ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई। चलो इधर देखो, आयोटा साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे आयोटा आ जाएगा तो आयोटा एक्स माइनस यहाँ पे आ जाएगा आयोटा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। बाकी हम माइनस लगा के ऐसे डैश लगा देते, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जरा ध्यान से समझिएगा। अभी आपने पोलर फॉर्म के अंदर कुछ सीखा था, क्या ये कुछ देखा था? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बोलो हाँ या ना? सभी को समझ में आ रहा है? अगर मैं इसके प्लेस पे कुछ ऐसा करता, क्या करता? जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा। ये जो आपका cos x है, ठीक है, इस cos x को और इस आयोटा साइन x को अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ध्यान से देखिएगा, क्या करता हूं? cos x प्लस आयोटा साइन x, तो देखिए cos x की क्या सीरीज है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस डेस 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 चलता जाएगा, ठीक है, प्लस आयोटा साइन एक्स की क्या सीरीज आई? ये आयोटा साइन एक्स की सीरीज है, मैं उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, आयोटा एक्स माइनस आयोटा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डेस 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 चलता जाएगा, ठीक है, ये सीरीज आ गई। अब आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, कैसे? जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1, फिर उसके बाद में लिखता हूँ प्लस आयोटा एक्स, सभी को क्लियर है? फिर स्क्वायर, देखो x की पावर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है मुझे, ठीक है, तो पहले बिना x वाला, फिर आयोटा x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस आयोटा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर क्या आ जाएगा? प्लस, सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ पे आ जाएगा आयोटा एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। क्लियर है? चलो ये इस तरह से क्या करते जाएगी, सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। तो इस साइड क्या आया आपके पास? ये आया cos x प्लस आयोटा साइन x। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो बना है, ये जो 1 प्लस आयोटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस आयोटा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये क्या आ रहा है? आप देखेंगे कि ये आपकी ये वाली सीरीज फॉर्म हो जाएगी। क्या? e टू दी पावर आयोटा x की यहाँ पे सीरीज फॉर्म हो रही है। तो इसके प्लेस पे इस पूरे को हम रिप्लेस कर सकते हैं, इस पूरे को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? e टू दी पावर आयोटा x से। तो यहाँ पे रिलेशन आ गया cos x प्लस आयोटा साइन x इक्वल्स टू e टू दी पावर आयोटा x। सभी को क्लियर है? तो ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे समझी है कि अगर कोसाइन सीरीज प्लस इमेजनरी पार्ट के साथ आयोटा के साथ साइन सीरीज है, उन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे e टू दी पावर आयोटा x की सीरीज बनेगी। सिर्फ मुझे आपको ये रिलेशन यहाँ पे समझाना था। ये रिलेशन कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है और वो कुछ इस तरह से आता है। तो सभी को समझ में आया? जल्दी से इसे नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो बच्चों अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या सीखा हुआ है, जल्दी से बता दो। आपने सीखा है cos x प्लस आयोटा साइन x, या फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू
ई टू दी पावर आयोटा थीटा। ये रिलेशन आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा क्या है रिप्रेजेंटेशन, हम अगला देखते हैं यूलेरियन, ठीक है, यूलेरियन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। बेटा बड़े आराम आराम से समझो, कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से सारी चीजें स्मूथ गोइंग है, ठीक है। यूलेरियन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसे हम यूलर नंबर भी कहते हैं या नेपियर्स नंबर भी कहते हैं, जो कि कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2.718 होती है, ठीक है। तो चलते जाता है इस तरह से, आप याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से हम इस रिप्रेजेंटेशन को यूलेरियन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जो भी आप सीखने वाले हो। अच्छा एक बात बताओ, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, आप जानते हो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसका पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन बच्चे क्या होगा बताओ जल्दी से। z इक्वल्स टू r और क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हो जाएगा पोलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। बोलो हाँ या ना, वेरी गुड। बट वी नो दैट, यहाँ पे आप लिखोगे वी नो दैट, आप क्या जानते हो, आप जानते हो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ई टू दी पावर आयोटा थीटा के बराबर होता है। तो इसको इक्वेशन 2 दे दो और इसको हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू क्या है, ई टू दी पावर आयोटा थीटा, तो हम इसके प्लेस पर, किसके प्लेस पर, यहाँ पर इसके प्लेस पर क्या रख सकते हैं, ई टू दी पावर आयोटा थीटा। तो रख दीजिए जल्दी से, तो आपके पास आ जाएगा z इक्वल्स टू आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा। तो ये कहलाता है आपका यूलेरियन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब देखिए क्या होता है, ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ये पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है और ये यूलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे हम ई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ई स्टैंड्स फॉर यूलर्स नंबर या नेपियर्स नंबर, जिसका वैल्यू हो जाता है 2.718। आर यू ओके। यहाँ पे थीटा क्या होता है बेटा, आर्ग्यूमेंट होता है, एम्पलीट्यूड होता है, और आर क्या होता है, हमारा मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो दैट मीन्स कि अगर आपसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाता है आपको और कहा जाता है कि इसका पोलर फॉर्म निकालो, तो उसके लिए अगेन आपको क्या चाहिए, मॉड्यूलस चाहिए और उसका क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो पोलर फॉर्म निकाल लोगे। अगर आपसे कहा जाता है यूलेरियन फॉर्म ऑब्टेन करो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वही मॉड्यूलस निकालना है, वही आर्ग्यूमेंट निकालना है, आप यहाँ पे रख दोगे। देखो यूलेरियन फॉर्म में ये मॉड्यूलस है और ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है। सभी को समझ में आया, बहुत आसान है। और आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमने देखा कि क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, तो बहुत अच्छे से इसे नोट करो। हमारा जो लास्ट टाइप है लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन, हम उसके टुवर्ड्स बढ़ते हैं आगे। तो पहले इसे नोट करो जल्दी से अच्छे से। ओके बच्चों, सो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को लेते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन को अगेन लेते हैं, z इक्वल्स टू 1 प्लस √3 आयोटा, और इसकी मदद से हम कोशिश करते हैं यूलेरियन फॉर्म और पोलर फॉर्म को फाइंड करने की, ठीक है। तो आप क्वेश्चन इस तरह से नोट करिएगा, फाइंड द यूलेरियन एंड पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए देखें, सबसे पहले इसका मॉड निकालेंगे, बोलो हाँ या ना। मॉड्यूलस ऑफ z निकालोगे, क्या हो जाएगा बेटा बताओ, √1 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा 3 + 1 4। मॉड ऑफ z आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया, कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब देखिए जो पोलर फॉर्म होता है वो होता है z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और अगर आप यूलेरियन फॉर्म देखोगे तो z इक्वल्स टू r e टू द पावर आयोटा थीटा। दैट मीन्स दोनों के लिए मुझे क्या निकालना है, मॉड्यूलस तो निकालना था, जो कि मैंने निकाल लिया। यहाँ से आपका r इक्वल्स टू 2 आ गया है। अब साथ ही साथ मुझे थीटा निकालना था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखूंगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कौन से क्वाड्रेंट में कर रहा है, तो इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों पॉजिटिव है, सो देयरफॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप ऐसा पूरा लिखना क्वाड्रेंट। तो आप बोल दोगे यहाँ पे क्या कि ये z फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, z इनवर्स मॉड ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करते हैं, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजनरी पार्ट कितना है सर इसका, √3, तो यहाँ पे आप लिखोगे √3/1, रियल पार्ट 1 है। अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मॉड के अंदर √3, और चूंकि √3 तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसीलिए हम मॉड हटा के ये भी मेंशन कर सकते हैं। अब मुझे बताइए
√3 की वैल्यू कितने पे होती है, तो ये होता है 10π/3 पर, ठीक है। 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, सभी को ध्यान रखना है। 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, π/3। सो दैट मीन्स कि आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया, π/3 आ गया। अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि बताइए सर आपके पास पोलर फॉर्म क्या होगा, z इक्वल्स टू 1 प्लस √3 आयोटा, तो आप बोलेंगे जो पोलर फॉर्म है आपके पास वो हो जाएगा z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है बेटा लोग। तो r ये 2 cos थीटा कितना आ जाएगा, cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। π/3 कितना होता है, 60 होता है, सभी को क्लियर है। और 1060 कितना हो जाएगा आपका, √3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको यहाँ पे बोलते हैं यूलेरियन फॉर्म, ठीक है, तो ये हो जाएगा z इक्वल्स टू r e⁻आयोटा थीटा, तो क्या हो जाएगा, देखो z इक्वल्स टू 2e⁻आयोटा π/3। क्लियर है। सो देखिए इस तरह से आपने ये यूलेरियन फॉर्म निकाला, ये 2 है, और ये आपने क्या यहाँ पे भी 2 है, और ये पोलर फॉर्म निकाला। क्वेश्चन हमने उठाया, ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन लिया और उससे यूलेरियन और पोलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके देखा, तो इसे भी नोट करेंगे। फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ।